हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का वक्त था। मैं ठंडी हवा लेने के लिए छत पर गई। मुझे छत पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैं अपने चारों तरफ देखने लगी मगर मुझे कोई भी नजर नहीं आया। अचानक मेरी नज़र घर के पिछले हिस्से की जानिब पड़ी। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी हवेली बनी हुई थी। मैं वो हवेली देखने के लिए उस तरफ चली गई। मैंने उस हवेली के बारे में सुन रखा था कि यह काफ़ी अरसे से सुनसान पड़ी हुई है। उस हवेली में भूत प्रेत भी बसते हैं और यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है। चंद दिन पहले ही कुछ मुसाफिर यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे, लेकिन फिर उनकी लाशें इस हवेली के बाहर पड़ी हुई मिली थी। इसी तरह की बहुत सारी बातें इस हवेली के बारे में सुनने के बाद मैं काफ़ी हद तक खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मुझे भूत प्रेत से शुरू से ही बहुत डर लगता था। बचपन में भी जब कोई उन भूतों की बातें करता तो मैं डर जाती और उनकी बातें सुनने के बजाय जल्दी से आगे पीछे हो जाती थी। लेकिन उस हवेली में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे मुसलसल अपनी तरफ खींच रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि एक बार उस हवेली के अंदर जाकर देखूं कि उसमें ऐसा क्या है जिसने सब लोगों को खौफजदा करके रखा हुआ है या जो सब लोगों की जान ले रहा है। यही सोचकर मैं छत के पिछले हिस्से की तरफ चल दी, क्योंकि वहाँ से वो हवेली बहुत साफ नजर आती थी। मुझे वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे हवेली के अंदर किसी का साया महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे कोई उस हवेली के अंदर खड़ा हो। ये देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि आज शाम के वक्त ही मुझे पता चला था कि इसमें कोई भी नहीं बसता, जबकि अब वहां पर किसी इंसान का साया दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद हवेली के अंदर से एक नौजवान निकला। वो बहुत ही प्यारा नौजवान था। उससे ज़्यादा खूबसूरत नौजवान मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो नज़रें नीचे किए तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था और मैं भी पलक झपके बगैर उसे देखे चली जा रही थी। दरअसल खूबसूरती मेरी कमज़ोरी थी। मैं जहाँ पर भी खूबसूरत लोग देखती थी उनकी दीवानी हो जाती थी और मेरा यही दिल करता था कि किसी तरह से मैं उस इंसान के साथ बात करूं या किसी तरह से उसके साथ रिश्ता कायम करने की कोशिश करूं। मेरी इसी आदत की वजह से भी अक्सर मेरी दोस्तें मेरा मजाक बनाया करती थीं और मुझे कहती थी कि तुम्हारा क्या है, तुम कहीं पर भी खूबसूरत लड़का देखोगी तो उससे फ़ौरन शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। तुमने तो ये भी नहीं देखना कि ये इंसान कमाता कितना है या उस इंसान का किरदार कैसा है। तब उनकी बातें सुनकर मैं बुरा मना जाती, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास होने लगा कि वो ठीक बात करती थी। मैं हकीकत में ऐसी ही थी। थोड़े अरसे पहले ही मेरी मंगनी मेरे मामू के बेटे के साथ हो गई थी, लेकिन मैं उस मंगनी के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे मामू का बेटा बिल्कुल भी प्यारा नहीं था। वो मामूली सी शक्ल व सूरत का मालिक था। मुझे शर्मिंदगी होती थी ये सोच कर ही कि मैं कैसे अपने दोस्तों को बताऊंगी कि मैं एक आम से लड़के के साथ शादी कर रही हूँ। यही वजह थी कि मैंने अपनी ख़ास दोस्त के अलावा बाकी किसी को भी अपनी मंगनी के बारे में नहीं बताया था और ना ही अपने करीबी रिश्तेदारों को अपनी मंगनी पर बुलाया था। अम्मी जब भी मुझसे मेरे मंगेतर की बात करती मैं बुरा मना जाती और उन्हें कहने लगती कि ये मंगनी मेरी मर्ज़ी से नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी से हुई है, लिहाजा मुझसे किसी भी किस्म की कोई अच्छी उम्मीद ना रखिएगा। अम्मी कभी कभार मुझे डांटती, लेकिन कभी कभार समझाती और कहती कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। बाज़ औक़ात खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत ही भयानक चेहरा छुपा होता है। जब वो चेहरा इंसान के सामने आता है, इंसान का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। उसकी यही ख्वाहिश होती है कि काश उसने ये डरावना चेहरा कभी भी ना देखा हो। मगर मुझ पर अम्मी की बातें असर नहीं करती थी। उस वक्त मेरी उम्र भी बहुत कच्ची थी। खैर, घर वालों की वजह से मजबूर होकर मैंने मंगनी तो कर ली थी, लेकिन मैं अपने मंगेतर से बात नहीं करती थी और अगर कभी उसकी कॉल आ जाती
तो मैं उसकी कॉल काट देती थी। उसके बावजूद भी मेरे मंगेतर ने कभी भी मेरे घर वालों से मेरी शिकायत नहीं लगाई थी, बल्कि अगर कभी घर वालों को वो कॉल करता तो अम्मी ख़ास उससे मेरी बात करवाती। तब अम्मी सामने ही मौजूद होती थी, इसी वजह से मुझे मजबूरन उसका हाल चाल पूछना पड़ता था, वरना हकीकत में मुझे उसकी ज़ात से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मुझे तो वो अपनी ज़िंदगी में एक इजाफी बोझ लगता था, जिसे उठाना तो दूर की बात, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मैं बस किसी तरह से मौका ढूंढ रही थी कि मेरी उसे जान छूट जाए। इस वजह से मैं उसे बदतमीज़ी भी करने लगी थी, और वो मुझे जिस बात से मना करता था मैं वही काम करती थी। मगर उसके बावजूद भी उसने आज तक मुझे कभी भी बुरा भला नहीं कहा था, और ना ही कभी मुझे डांटा था। उसमें पता नहीं कौन सी रूह समाई हुई थी कि उसे मेरी कोई बात बुरी ही नहीं लगती थी। अभी जब मैंने उस लड़के को देखा तो पहली ही नज़र में मैं उसकी दीवानी हो गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे मेरी ज़िंदगी का शहज़ादा मिल गया हो, यही वो लड़का हो जिसका मैं इतने अरसे से इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल उससे बात करने के लिए मचलने लगा। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं उसको करीब से जाकर देखूं, क्योंकि वो पहली ही नज़र में मेरे दिल में घर कर चुका था। मेरे दिल में मोहब्बत का महल तामीर होने लगा था। अब सिर्फ और सिर्फ उस महल में उसको दावत देने की बारी थी। मुझे वहाँ पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ हो। मैं उसकी सोचों में इस कदर गुम थी कि यकदम ही किसी के आ जाने पर मैं खौफजदा हो गई। मैंने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर मेरी बहन खड़ी थी, जो कि गुस्से से मुझे देख रही थी। दरअसल मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी और वो शादीशुदा थी। उसने भी हमारे घर के साथ वाला घर ही किराए पर लिया था। उसकी एक वजह ये थी कि उसके बच्चे बहुत छोटे थे और वो अपने बच्चों को अकेले संभाल नहीं सकती थी। यहाँ पर घर साथ होने की वजह से वो अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाती थी और हम उसके बच्चों को संभालते थे और वो आराम करती थी। अक्सर ही मैं उसे इस बात पर ताना भी दिया करती, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात का बुरा नहीं मनाया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने बुरा मनाया तो नुकसान भी उसी का होगा। क्या हो गया है, मुझे इस तरह गुस्से से क्यों घूर रही हो? मैंने मुंह बनाते हुए उससे पूछा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे कान पकड़े और उन्हें खींचते हुए कहने लगी, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने छत वाली साइड पर नहीं आना और इस साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, तो फिर तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मैं उससे अपने कान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने जल्दी से उसे माजरत की और उससे कहा, माफ़ कर दो बहन, गलती से आ गई थी, लेकिन आज के बाद यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगी। पहले तो मेरे दिल में आया था कि मैं उसे इस हवेली में नज़र आने वाले लड़के के बारे में बताऊं, लेकिन जितने गुस्से से वो मुझसे पूछ रही थी वो देखकर मुझे लग रहा था अगर मैंने उसे उस लड़के के बारे में बता दिया तो मेरी शामत आ जाएगी। मदद करना तो दूर की बात, वो मेरा छत पर आना भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। लिहाजा मैं उसकी बातों को टालने लगी और उसे कहा, चलो अब जल्दी से नीचे चलते हैं। लेकिन नीचे जाने की बजाय वो भी छत के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगी। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला कि इस हवेली में किस कदर कशिश है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं मज़ीद थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी रही और हवेली को देखती रही तो ना चाहते हुए भी उस हवेली के अंदर चली जाऊंगी। मेरी बहन की भी वही हालत हुई थी जो कि मेरी थी। मैंने उसे कहा, चलो अब जल्दी से नीचे चलो, वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मगरिब की अजानें होने वाली हैं। अम्मी ने सख्ती से मना किया है कि मगरिब के वक्त छत पर मत जाया करो। अब अगर तुम नीचे ना आई तो मैं अम्मी को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। ये कहकर मैं जल्दी से नीचे भाग गई, जबकि वो भी तेज़ी से मेरे पीछे आ गई, क्योंकि अम्मी से सबको ही बहुत ज़्यादा डर लगता था और हर किसी की यही ख्वाहिश होती थी कि अम्मी के अताब से बचकर ही रहे।
अगले दिन सुबह सुबह ही आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। बारिश के इम्कानात थे। अब्बा भी टीवी लगाकर बैठे हुए थे, जहां पर खबरों वाले आज तेज़ बारिश की खुशखबरी सुना रहे थे। वैसे भी इन दिनों काफ़ी गर्मी ज़्यादा हो गई थी। कश्मीर के सबसे सरसब्ज गांव में होने के बावजूद भी मिनटों में ही कपड़े पसीने में शराबूर हो जाते थे। लिहाजा इस गर्मी में दिल भी बहुत ज़्यादा तंग होता था। ऐसे में बारिश की खुशखबरी सबके लिए नई जिंदगी की नवीद की तरह थी। थोड़ी सी देर बाद तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर मेरा दिल खुशी से मचलने लगा। मैं तेज़ी से नहाने के लिए बाहर भागी। हमारे घर के साथ ही कुछ लोग आकर ठहरे थे। वो शायद यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे और इस वक्त उनके पास कोई भी महफूज ठिकाना नहीं था। उनको देखकर मैं तेज़ी से घर के अंदर आ गई और अब्बा को बताया। अब्बा जब बाहर गए तो उन लोगों ने अब्बा को कहा कि वो यहाँ पर मुसाफिर हैं और फ़िलहाल उन्हें एक महफूज पनाहगाह की ज़रूरत है। अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम आज के दिन आपके यहाँ ठहर सकते हैं? अब्बा ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो बाहर से आने वाले लोगों को अपने घर में रखने के लिए रजामंद नहीं थे। वो कहते थे कि आजकल का ये ज़माना ही नहीं है कि किसी भी इंसान पर भरोसा किया जाए। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उन लोगों पर तरस आ रहा था। मैंने जब उन लोगों की तायीद की तो अब्बा मुझे डांटने लगे और कहने लगे, अगर तुम्हें उन लोगों की ज़्यादा ही फिक्र हो रही है तो तुम भी उनके साथ ही चली जाओ। अब्बा की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि मैं इतनी अच्छी भी नहीं थी। अजनबी लोगों के लिए अपने घर से दरबदर होती। मैं दरवाजे के करीब ही खड़ी थी, जबकि वो दरवाजे के बाहर खड़े आपस में बातें कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। अचानक ही उनमें से एक आदमी कहने लगा, मुझे पता चला है कि इस घर के पिछले साइड पर एक बहुत बड़ी हवेली है, लेकिन वो खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर कोई भी शख्स आता जाता नहीं है। मैंने उसके बारे में यहाँ के एक शख्स से पता किया था। उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ लोग रहने के लिए आए थे। तब उन्होंने इसी हवेली में पनाह ली थी, लेकिन अगले दिन उन लोगों की लाशें तमाम गांव वालों को मिली थी। लड़के की बात सुनकर दूसरा लड़का खौफजदा हो गया और कहने लगा, मुझे तो इन चीज़ों से वैसे भी बहुत डर लगता है, लिहाजा मैं तो कभी भी इसमें रहने के लिए तैयार ना हूँ। लेकिन उनमें जो लड़की थी वो काफ़ी बहादुर लग रही थी। वो कहने लगी, ये सारी सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें हैं। मुझे लग रहा है ये लोग ना तो खुद चाहते हैं कि हमारी मदद करें और ना ही ये चाहते हैं कि कोई और हमारी मदद करे। इसी वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लिहाजा मेरी मानो तो इन लोगों की बातों की तरफ तवज्जो मत दो और जल्दी से उस हवेली में जाकर पनाह लो। और आजकल के ज़माने में इन भूत का नामो निशान तक नहीं होता। तुम लोग पता नहीं किस ज़माने की बातें कर रही हो। वो लड़कियां उन लोगों में काफ़ी बहादुर और मॉडर्न लग रही थीं। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी वहाँ जाने के लिए रजामंद हो गए। अचानक ही मेरे जहन में उस हवेली में मौजूद लड़के का तस्वुर आया, जिसे मैंने कल ही देखा था। उसकी सोच ने बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब तो मैंने सोच लिया था कि शाम के वक्त उस हवेली में ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि अब मेरा डर भी ख़त्म हो गया था कि मैं अकेली हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये लोग शाम के वक्त उसी हवेली में मौजूद होंगे। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है या कोई खौफनाक वाक़या पेश आ जाता है तो वो लोग वहाँ पर मेरी मदद के लिए मौजूद होते। क्या इतने बुरे सलूक के बाद ये तुम्हारी मदद करने के लिए रजामंद होंगे? अचानक मेरे दिल से यह आवाज़ निकली। मैं उससे नज़रें चुराने लगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जितना बुरा सलूक मेरे वालिद ने इन लोगों के साथ किया है, ये तो कभी भी मेरी मदद के लिए तैयार ना हो। शाम का वक्त था। मैं घर में बैठी आराम कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर अटका हुआ था। मैं काफ़ी देर से खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही थी और इस ख्याल को बार बार अपने जहन से झटक रही थी कि इस हवेली में जाने का मेरे पास मौका है। अचानक ही मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो बड़ी बहन को कह रही थी कि आज शाम बाज़ार का चक्कर लगा लेते हैं। मौसम भी बहुत प्यारा है
और घर का राशन भी ख़त्म हो गया है। तुम्हारे अब्बू भी शहर गए हुए हैं, लिहाजा रात के खाने के लिए बाहर से कोई अच्छी सी चीज़ ले आएंगे। अम्मी की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मुझे पता था जब अम्मी जाएंगी तो उनके साथ आपी भी लाजमी ही जाएंगी। मेरा भाई पहले से ही घर पर मौजूद नहीं था। मेरी सबसे छोटी बहन आपी के बच्चों के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर से निकल गई। उनके निकलने के 5 मिनट के बाद मैं भी घर से निकली और उस हवेली की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में मैं हवेली के दाखिली दरवाजे के अंदर खड़ी थी। मुझे वहां पर खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। उसके साथ ही वहां एक बूढ़ा आदमी आ गया। न जाने वो एकदम से कहाँ से आ गया था। मुझे देखकर वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। उसकी बात सुनकर मैं भी घबरा गई। अचानक मुझे अपने पीछे से अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी की आवाज़ सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। मैं बग़ैर आगे पीछे देखे तेज़ी से भागने लगी और उस हवेली से बाहर निकल आई। बाहर निकल कर भी मुझे चैन नहीं मिला था। मैं तेज़ी से अपने घर चली गई और वहाँ जाकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं सबसे बहुत खौफज़दा नज़र आ रही थी। मुझे यूं देखकर मेरा भाई परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा, क्या हो गया, तुम कहाँ से आ रही हो? उसकी बात सुनकर मैंने कोई भी जवाब न दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। अगले 2 दिनों तक मैं बेहोश ही रही। जब मुझे होश आया तब अम्मी मेरे पास ही बैठी हुई थी, फिक्रमंदी से मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। वो तेज़ी से मुझसे पूछने लगी कि क्या हो गया है तुम्हें? इससे पहले कि मैं अम्मी को कोई जवाब देती, मेरी बड़ी बहन बोल पड़ी, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे यकीन है ये उस हवेली के अंदर गई थी और वहीं से डरकर वापस आ रही है। बहन की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी भी उसे डांटने लगी और कहने लगी, ये पहले ही इतनी ज़्यादा डरी हुई है, तुम मज़ीद डांट कर उसके डर में इजाफा मत करो। जल्दी से बाहर जाओ और इसके लिए कोई अच्छा सा खाना बना कर लाओ। मेरी बेटी 2 दिन से भूखी पड़ी हुई है। अम्मी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली और तेज़ी से आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अगर अम्मी ने मज़ीद मुझसे 1 या 2 बार पूछा तो मैं उन्हें सच में सब कुछ बता दूंगी। मुझे सेहत याब होने में तकरीबन 1 हफ्ता लग गया था। 1 हफ्ते के बाद मैं दोबारा से अपनी पहली वाली रूटीन पर वापस आ गई थी। अब मैं फिर से शाम के वक्त छत पर जाती और छत पर खड़ी होकर हवेली के उसी कॉर्नर को देखती जो कि सबसे साफ दिखाई देता था। हर रोज़ ही वो लड़का वहाँ पर आकर खड़ा होता था। एक दिन तो वो मुझे मुस्कुराकर देखने लगा। उसकी मुस्कुराहट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको यूं मुस्कुराता देखकर मेरा दिल एक अजीब से अंदाज में धड़का। मैंने तेज़ी से नज़रें झुका ली। उसी वक्त मेरा भाई छत पर आ गया और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। अपने भाई को अपने करीब देखकर मेरा दिल घबरा गया। मैं तेज़ी से उस लड़के की तरफ देखने लगी जो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा ही रहा था, जबकि मेरे भाई का ध्यान उस तरफ नहीं था। उसका ध्यान किसी और की तरफ था। मैं हैरान हो रही थी कि इतना खूबसूरत लड़का सामने खड़ा है, फिर भी मेरा भाई उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा। मैंने जल्दी से भाई का बाजू पकड़ा और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया, ये सोच करके कि ऐसा न हो उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ जाए, फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा। मेरी इस हरकत पर भाई हैरान हुआ और फिर गुस्से से मुझे कहने लगा, ये क्या तरीका है? उसके मुंह चढ़ाने पर मैंने उसे डांटा और कहा कि छोटे हो तो छोटे ही रहो, यूँ मुझे नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझ पर रौब जमाने की ज़रूरत है। ये कहकर मैंने उसके बाजू को छोड़ा और दोबारा से पीछे पलट कर देखा, जहाँ पर अब वो लड़का मौजूद नहीं था। मुझे अनजानी सी खुशी हुई और लगने लगा कि वो मेरी वजह से अंदर चला गया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता होगा कि उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो। मैं अपनी ही मर्जी से अपने दिमाग में कहानियाँ बनाने लगी और ख़ुद को झूठे दिलासे देने लगी। रात के वक्त सारे बैठे खाना खा रहे थे
जब अचानक ही मेरा भाई बोल पड़ा कि आजकल मैं सारा की हरकतें नोट कर रहा हूँ, इसकी हरकतें मुझे बहुत मशकूक लग रही हैं। अम्मी ने हैरानगी से मेरे भाई की तरफ देखा और उससे पूछने लगी, अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम अपनी बहन के बारे में किस किस्म की बात कर रहे हो? उनकी बात सुनकर भाई ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि मैं इस पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा और ना ही मैं इसके किरदार पर कोई बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही मशकूक हो रही है। यानी जब भी मैं जाता हूँ ये छत पर खड़ी रहती है और उस हवेली की तरफ देखती रहती है जहाँ जाने से भी आपने मना किया हुआ है। भाई की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीटने लग जाऊं। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि शाम की हरकत पर वो मुझे इतनी बड़ी सज़ा देगा। इससे पहले कि मैं इस बात से इनकार करती, मेरी बड़ी बहन भी बोल पड़ी और कहने लगी, जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी इसे अक्सर वहाँ पर खड़े देखा है। ये उस हवेली की तरफ देखती रहती है और बाज़ औक़ात तो मुस्कुराती भी रहती है। मुझे तो लग रहा है कि उस हवेली का जादू इस पर भी चढ़ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि उस हवेली का भूत इस पर कब्ज़ा जमा ले और ये हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए। लिहाजा इसे समझाएं कि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मैं अपने भाई और बहन की बातों से इनकार करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरी ज़बान मेरा साथ ही ना देना चाह रही हो। अम्मी चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रहीं, फिर मुझे कहने लगी, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आना, वहाँ पर तुमसे तफसील से इस मामले पर बहस होगी। मैंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरी शामत आने वाली है। खाना खाने के बाद मैं अम्मी के कमरे में चली गई। उस वक्त अम्मी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी और मुझे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। अम्मी ने मुझसे बराह रास्त सवाल किया कि ये सब कुछ कब से शुरू हो रहा है। अम्मी की बात सुनकर मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा। मेरी बात सुनकर अम्मी कहने लगी, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे बताओ कि ये सब कुछ कब से शुरू हुआ है। इससे पहले कि मैं अम्मी के सामने कुछ कहती, अचानक ही हमें चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ही घबरा गए और तेज़ी से घर से बाहर निकले, क्योंकि चीख की आवाज़ घर से बाहर से आ रही थी। वहाँ पर मेरे बहन भाई और अब्बा पहले से मौजूद थे। हमने देखा कि हमारे घर के सामने ही एक लड़की ऊंची आवाज़ में रो रही थी और उसके साथ साथ चिल्ला भी रही थी। यूं लगा था जैसे वो बहुत दर्द में हो। उसकी यह हालत देखकर हम सब परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उस लड़की को हुआ क्या है। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन मुझे देखकर वो मज़ीद चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे करीब भी मत आना। उसने मुझे बाजू से पकड़कर तेज़ी से पीछे किया और मुझे डांटते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की। हमें नहीं पता कि ये लड़की कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। अचानक ही मेरा भाई बोल पड़ा कि मुझे लगता है कोई नफ्सियाती मरीज़ा है, या फिर ये यूं ही ड्रामे लगा रही है और सब लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहती है। अचानक ही वहाँ पर मोहल्ले के दूसरे लोग भी जमा हो गए। उस लड़की को देखकर एक औरत आगे बढ़ी और उसे डांटते हुए कहने लगी, पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा। मैंने इसे घर पर रखने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ये किसी न किसी तरह से घर से बाहर निकल आती है। मैंने इसे रस्सियों से बांध कर भी देख लिया है, मगर पता नहीं इसमें इतनी जान कहाँ से आ जाती है कि इसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो उसे उठाने लगी और अपने साथ लेकर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही वो तेज़ी से भागकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें काबू में करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो बहुत जालिम है। वो जैसा दिखाई देता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न है, जबकि अंदर से वो बहुत काले दिल का मालिक है। उस लड़की की तमाम बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थीं।
उसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। मैं उससे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मेरे हाथों को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद औरत ने ज़बरदस्ती उसे मुझसे अलग किया। इस दौरान मैंने अपने हाथों को देखा जहाँ पर निशान पड़ चुके थे और मुझे शदीद तकलीफ़ का भी एहसास हो रहा था। अम्मी जल्दी से मुझे लेकर कमरे के अंदर चली गई और मुझे कहने लगी, ये औरत तुमसे किस बारे में बात कर रही थी? न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि ये औरत सच कह रही है। शायद तुम पर कोई मुसीबत आने वाली है और इस औरत को पहले से ही उस मुसीबत के बारे में पता चल गया है। अम्मी की बात सुनकर अब्बा ने अपना सर पीट लिया और कहने लगे, बस कर दो बेगम, ये तुम कैसी जाहिलों वाली बातें कर रही हो? तुमने सुना नहीं कि वो औरत पागल थी और कुछ भी कहती फिर रही है। लोग उसकी बातें सुनकर हंस रहे थे और एक तुम हो जो उसकी बातें सुनकर परेशानी में मुब्तला हो गई हो। चलो अब जल्दी से उस औरत का किस्सा छोड़ो और अपने अपने कमरों में जाओ। अब्बू ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया कि अम्मी के सवालात से जान छूटी। अब अम्मी का ध्यान मैं जानती थी कि उस औरत की तरफ अटक गया होगा, लिहाजा मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो गई। उसी रात के वक्त मैं कमरे में लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इस दौरान मुझे सिर्फ उस औरत की बातें याद आ रही थी, जब उसने मुझे कहा था कि वो सिर्फ बाहर से खूबसूरत नजर आता है, जबकि उसका दिल बहुत काला है। तब मेरे जहन में उसी लड़के का ख्याल आया था जिसे मैंने हवेली में देखा था। उसके बाद उसने जितनी भी बातें की तो वो मेरे जहन में सिर्फ उस लड़के का ही ख्याल आया जो कि उस हवेली में मौजूद था। ना जाने क्यों मुझे लगने लगा था कि उस औरत की बातों का और उस लड़के का आपस में कोई ताल्लुक है। वो औरत शायद उसी लड़के के बारे में बातें कर रही है। मेरा दिमाग दोबारा से भटकने लगा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद गहराई में जाती, मुझे शदीद नींद आने लगी। अचानक से नींद आ जाने पर मैं खुद भी हैरान थी, लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद ही बंद होने लगी थीं। थोड़ी देर बाद मैं एक गहरी नींद सो गई। रात के वक्त अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। एहसास बहुत ही सुकून पहुंचाने वाला था। इस दौरान मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी ताकि देख सकूं कि कौन है जो मेरे सिरहाने बैठा हुआ है। उस वक्त मेरे जहन में अम्मी का ख्याल आ रहा था, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी और अम्मी से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके साथ ही अम्मी दोबारा फिक्रमंद हो गई और मुझे प्यार करते हुए कहने लगी, न जाने क्यों बेटा, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में है। शायद तुम पर किसी काली चीज़ का साया हो गया है। ये एक शैतानी चीज़ है जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद अम्मी ने मुझसे नमाज के बारे में पूछा। अम्मी की बात सुनकर मुझे याद आया, पिछले 1 महीने से मैंने नमाज छोड़ी हुई थी। बल्कि हम जब से यहाँ पर आए थे तब से मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी। मैं दीन से दूर हो गई थी और इसी बिना पर मुझे अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे थे। मैंने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो, लेकिन आज से दोबारा नमाज पढ़ूंगी। मगर ज़ोहर की नमाज भी निकल गई, क्योंकि ज़ोहर के वक्त मैं अपने घर वालों के साथ ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार चली गई थी, चूँकि बड़ी ईद करीब आ रही थी। इसी वजह से अम्मी चाह रही थी कि सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी का जोड़ा ख़रीद लें। शाम के वक्त हम लोग घर वापस आए तो अचानक ही मेरी बड़ी बहन कहने लगी कि मेरा ये जोड़ा ख़राब है। उसकी बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया, क्योंकि उसके उसी जोड़े के लिए हम बाज़ार में तकरीबन 2 घंटों तक ख्वार हुए थे। मैंने उसे कहा, अब जैसा भी है गुजारा करो। वैसे भी ईद सिर्फ 2 दिन बाद है और 2 दिनों में बाज़ार जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। घर में भी बहुत सारे काम होंगे। दूसरा, हमने कुर्बानी का निज़ाम भी देखना है। मेरी बात सुनकर मेरी बहन बुरे बुरे मुंह बनाने लगी और कहने लगी, ऐसे कैसे? मैंने 5,000 लगाए हैं इस जोड़े पर। क्या फ़ायदा जो मैं बाद में पहन ही ना सकूं? मैंने कहा, ठीक है, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मुझसे इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा बाज़ार जाऊंगी।
मेरी बात सुनकर उसने अम्मी को कहना शुरू कर दिया कि मेरे साथ चलें अम्मी, वरना मेरे 5,000 ज़ाया हो जाएंगे। उसने अम्मी को इतना ज़्यादा तंग किया कि अम्मी भी उसकी बात मानने के लिए रजामंद हो गई। अम्मी ने उसे कहा, मैं कल तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन मेरी बड़ी बहन जिद कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे आज ही जाना है और अभी जाकर अपना ये जोड़ा तब्दील करवाना है, वरना सारी रात मुझे इस दुख से नींद ही नहीं आएगी कि मेरा 5,000 का जोड़ा खराब निकला। अम्मी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके साथ जाने के लिए रजामंद हो गई, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो जानती थी कि जब तक मेरी बहन का मसला हल नहीं होगा तब तक वो एक ही बात कहती रहेगी। उसकी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई थी, यहाँ तक कि अब के उसके 3 बच्चे भी हो गए थे, मगर उसके बावजूद भी उसकी अपनी आदतें ना तो तब्दील हुई थी और ना ही छूटी थी। अभी भी वो बच्चों की तरह ही जिद करती थी। जब वो जिद करती थी, यूं लगता था जैसे 5 साल की कोई बच्ची है और गुड़िया मांग रही है। अगर उसे गुड़िया ना दी तो वो रोना शुरू कर देगी और सारा घर सर पर उठा लेगी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे अपनी बड़ी बहन से बहुत मोहब्बत थी। मुझे कभी भी उसकी कोई आदत बुरी नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर से बाहर निकल गए। उस वक्त भाई भी घर पर मौजूद नहीं था। मेरे भांजे भांजियां भी सोए हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अचानक ही मगरिब की अजान होने लगी। अजान के बाद मैंने नमाज पढ़ने का फैसला किया। मैं जाए नमाज उठाकर छत पर गई। अभी मैं नमाज पढ़ने ही लगी थी जब अचानक मेरा ध्यान दोबारा उस हवेली की तरफ गया। मैंने देखा वो लड़का अभी भी वहीं पर खड़ा था और पुरस्रार अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। आज उसको देखकर मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। अचानक ही उसने उंगली से मुझे वहां पर आने का इशारा किया। उसका ये इशारा देखने के बाद मेरा दिल यकदम ही बेचैन हो गया। मेरे दिल में आने लगा कि मैं बस किसी तरह से उसके पास पहुंचूं और जाकर उसकी बात सुनूं। मेरा जिस्म खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया था और मेरे कदम खुद ब खुद ही उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और भागती हुई घर से बाहर निकली। अब मेरा रुख उस हवेली के जानिब था। थोड़ी देर बाद मैं उस हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी थी। खुद ब खुद ही दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। सामने उन सब लोगों की लाशें पड़ी हुई थी जो लोग चंद दिन पहले हमारे घर में पनाह लेने आए थे, जबकि करीब ही वो खूबसूरत लड़का खड़ा था। मेरे देखते ही देखते उस लड़के के चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे और वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक आदमी नमूदार हुआ। एक ज़ोरदार चीख मेरे मुंह से निकली, लेकिन उसके साथ ही मेरे पीछे दरवाज़ा भी बंद हो गया। मज़ीद खुद पर काबू रखना मुझसे मुश्किल हो गया था। अचानक ही वो लड़का तेज़ी से मेरे करीब आकर खड़ा हुआ और मुझे कहने लगा, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं अम्मी के साथ ही मौजूद थी। वो दुआएं पढ़कर मुझ पर फूंक रही थी। करीब ही एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तब मुझ पर यह राज आश्कार हुआ कि उस हवेली में वाकई एक शैतान जिन का साया था, जो लोगों को वहाँ पर बुलाकर और बाज़ लोग जो गलती से वहाँ पर आते थे उनका कत्ल करता था और उनके खून को शैतानी अमल के लिए इस्तेमाल करता था। मेरे गले में चूंकि तावीज़ पड़ा हुआ था, इसी वजह से वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। जब अम्मी बाजार से वापस आईं तब उन्होंने देखा कि मैं हवेली के दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। उन्हें पहले ही शक था, इसी वजह से उन्होंने आमिल से राब्ता किया। जब आमिल आया तो उसने अम्मी को हालात के बारे में बताया। उसके बाद आमिल उस हवेली के अंदर गया और वहाँ पर अमल शुरू कर दिया, जिससे वो शैतान जिन हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। उस शैतान जिन के वहाँ से जाने के बाद
وہ علاقہ دوبارہ سے پرسکون ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی بالکل ٹھیک ہو گئی جو کہ پہلے اسی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی۔ دراصل اس لڑکی نے اس دن اس کو دیکھ لیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک نیک لڑکی تھی اسی وجہ سے یہ جن اسے نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن اس دن اس نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔